हेलो दोस्तों। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इकोनॉमिक्स के चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पे। इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। मल्टीनेशनल कॉपरेशंस, इसमें पढ़ना होगा इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस कंट्रीज के बारे में। एफडीआई क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, जॉइंट वेंचर क्या होते हैं, लोकल कंपनीज क्या होती है, मर्जर, टेक ओवर, कॉन्ट्रैक्ट्स टू लोकल कंपनीज, किस तरह से हम लोकल कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड्स किस तरह से हेल्प करता है इंटीग्रेशन में दो कंट्रीज के बीच में। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और माइग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ साथ हमें पढ़ना होगा ट्रेड बैरियर्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991, लिबरेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट क्या हैं, कैसे ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इसको हम जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है? तो एमएनसीज, जैसे आपने सुना होगा एमएनसीज कंपनीज, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं एक और एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर, यानी कि जिनकी कंपनीज एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर होती हैं वो एमएनसीज कंपनीज होती हैं। तो एमएनसीज अपना ऑफिस, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन वहाँ पे प्लेस प्रोडक्शन तैयार करती हैं जहाँ पे चीप लेबर उन्हें मिल सके, रिसोर्सेज मिल सके। इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट भी उनकी 50 to 60% ही हो, यानी कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। एमएनसीज अपना फाइनल प्रोडक्ट्स कहीं भी ग्लोबली बेच सकती हैं, चाहे वो यहाँ पे रॉ मटेरियल किसी और कंट्री से खरीद सकती हैं, सर्विसेज कहीं और प्रोवाइड करा सकती हैं, तो ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को चाइना में मैन्युफैक्चर करती है और सेल यूरोप में करती है और उसका कॉल सेंटर इंडिया में हो सकता है, तो इस तरह की कंपनीज को हम एमएनसीज कंपनी बोलेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज, यानी कि किस तरह से जो प्रोडक्शन है वो दो कंट्रीज के बीच में होता है। तो एमएनसीज लिंक द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, सम वेज ऑफ इंटरलिंकिंग। यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं किस तरह से एमएनसीज कंपनी वर्क करती हैं। तो इसके लिए प्रोडक्शन जो अक्रॉस दी कंट्रीज होता है उसमें एफडीआई होता है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि आपको कंपनीज को फॉरेन से क्या मिले, फंड्स मिले, यानी कि फॉरेन से आपको इन्वेस्टमेंट मिले। इन्वेस्टमेंट ये किसी कंपनी के द्वारा हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट के थ्रू, यानी कि उससे अगर इंटरेस्ट है तो दूसरी कंपनी में एफडीआई कर सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जिसे हम जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं। तो एमएनसी कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं यूनिट जॉइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दैट रीजन, यानी कि उस जगह की छोटी छोटी कंपनियों के साथ ये टाइप कर लेती हैं, वहां से रॉ मटेरियल्स खरीदती हैं और उसके बाद फिर अपने साथ पार्टनरशिप से होता क्या है कि लोकल कंपनीज को न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, अपनी फैक्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए ऑफर मिल जाते हैं। इसके बाद हम पढ़े लोकल कंपनीज, मर्जर्स, टेक ओवर्स, ये क्या होते हैं? तो द मोस्ट कॉमन रूट्स ऑफ एमएनसीज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन, यानी कि छोटी छोटी कंपनियों को मिला के और उसके बाद अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लेती हैं। इसके बाद है कॉन्टेक्ट टू लोकल कंपनीज, यानी कि एमएनसीज ऑर्डर देती हैं इसके बदले स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इनको अपना रॉ मटेरियल देते हैं, उसके बाद कंपनीज को अपना ब्रांड दे देती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? तो फॉरेन ट्रेड ऐसा ट्रेड है जो दो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रियों के बीच में होता है, यानी दो इंटरनेशनल दो कंट्रीज के बीच में होता है। इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इंटर रीजनल ट्रेड भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट एज, सॉरी मिस्टेक हो गया, मार्केट है। फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है किस तरह से? मार्केट के अंदर इंटीग्रेशन में। तो ये हमें फैसिलिटी देता है गुड्स और सर्विस दो कंट्रीज के बीच में प्रोवाइड कराने की। साथ साथ ये फैसिलिटी देता है लोगों को आइडियाज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने के लिए। इसके साथ ही ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है प्रोड्यूस करने की लोकल डोमेस्टिक मार्केट्स में। इंक्रीज कंपटीशन, ओवरऑल रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। इससे क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो प्राइस कम हो जाता है। हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जो तेजी से इंटीग्रेट करती है दो कंट्रीज को, या दो कंट्रीज के बीच में बहुत ही जल्दी एक संबंध स्थापित करती है
मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी मूविंग बिटवीन कंट्रीज। इससे ज्यादा से ज्यादा गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी दो कंट्रीज के बीच में साझा होती है, यानी एक दूसरे से इंटरचेंज होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन के बारे में। तो क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप समझ गए, यानी कि इंटरनेशनली आपके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है या आपके यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर हो, या दूसरे कंट्रीज की टेक्नोलॉजी ऑफर सर्विसेज आपकी कंट्री के अंदर ट्रांसफर हो। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन को क्या चीज इफेक्ट करती है वो हम देखते हैं। तो डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट हैज लीड टू, यानी कि जब जब से ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुआ है, इससे हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बहुत कम हो गया है। लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत ही लो टाइम में ट्रेवल की जा सकती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी या फिर आईटी भी बोलते हैं, इसने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है क्या करने में, सर्विस प्रोवाइड कराने में ग्लोबली। लाइक आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें देख रहे हो, ये सब यूएसए कंपनी है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर इनका कितना बड़ा मार्केट है। न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ई बैंकिंग, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट हैज मेड कम्युनिकेशन एंड पेमेंट इजी फॉर बिजनेस। इसके बारे में तुम्हें पता ही है कि आज के समय में फोन पे, यूपीआई, भीम यूपीआई, बहुत कुछ है। तो इससे ई बैंकिंग क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा सरल हो गया। In 1991, the Indian government made changes in policies and removed the trade barriers to a large extent। यानी कि जो पहले होता था ट्रेड बैरियर्स होता था, ट्रेड बैरियर्स यानी कि बहुत सारी पॉलिसीज होती थी जिससे कि हम दूसरे कंट्रीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एस्टेब्लिश कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसको 1991 से क्या कर दिया गया, बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं। तो गवर्नमेंट पुट्स रेस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल दी फॉरेन ट्रेड, दीज रेस्ट्रिक्शन आर कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। यानी कि फॉरेन ट्रेड पे जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है वही आपके ट्रेड बैरियर्स होते हैं। जैसे किसी भी जहाँ से भी इम्पोर्ट हो रहा है कुछ भी, और आपके पोर्ट्स पे क्या लगाती है, ड्यूटी लगाती है, टैक्स लगाती है, तो ये सब ट्रेड बैरियर्स कहलाते हैं। ऑल डेवलप्ड कंट्री ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू ट्रेड बैरियर्स। यानी कि अगर आपकी कंट्रीज में मान लो अ, चावल ही हो रहा है और बाहर की कंट्रीज से चावल और सस्ते दाम पे आ रहा है, तो वो ट्रेड, अगर उस पर बैरियर्स नहीं लगाए, टैक्स नहीं लगाएंगे बाहर के प्रोडक्ट्स पे, तो हमारे यहाँ के फार्मर्स भूखे मर जाएंगे। तो इस तरह से ट्रेड बैरियर्स काम करते हैं। सिमिलरली क्यूटोज आर वे रेस्ट्रिक्शन ऑन वॉल्यूम और क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। व्हेन गवर्नमेंट रिमूव्स ट्रेड बैरियर्स इट्स नोन एज लिबरलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे ये भी जानना है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। जब गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स हटा देती है उसे लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या है। तो अराउंड 1991 में ये महसूस किया गया इंडियन प्रोड्यूसर्स के द्वारा कि इसे compete करना है प्रोड्यूसर्स पूरी ग्लोबली, यानी ग्लोबली जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे कंपटीशन है, जिससे कि इनको अपनी परफॉर्मेंस और क्वालिटीज सर्विसेज को बहुत अच्छा करना पड़ा। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडिया 1991 में बहुत ही ज़्यादा अपनी ट्रेड पॉलिसीज में चेंज किए। यही आपकी कहलाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यानी कि अपने यहाँ पे परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, क्वालिटीज और गुड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि काम होता है लिबरली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि बैरियर्स हटा देना, लूज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो भी इसमें शामिल होता है वो किसी पे बैरियर्स नहीं लगा सकता है, यानी इंटरनेशनली आप व्यापार कर सकते हो। इट वाज स्टार्टेड बाय डेवलप्ड कंट्री, नाउ नियरली 164 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये आपको याद रखना है। बट इट सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स व्हाइल ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूटीओ faces developing countries to remove trade barriers। यानी कि ये देखता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन पे ट्रेड बैरियर्स रखा जाए और जो डेवलपिंग कंट्री है उस पे ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाए, जिससे कि वो भी साथ साथ आगे बढ़ सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन के। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी। हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे। तो एमएनसीज जो कि स्टार्ट करती है इन्वेस्टमेंट इंडिया में विद टाइम टू टाइम, इससे क्या होता है इंडिया का इन्वेस्ट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम। यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से इंडिया को ज्यादा फायदा होता है। जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, साथ साथ टेक्नोलॉजीज भी हासिल की है, और ये कैलोब्रेट हो गई हैं कोलेब्रेशन यानी एमएनसीज कंपनी में। और कुछ लार्ज इंडियन कंपनीज जो बिकम एमएनसीज कंपनी, जैसे कि टाटा एमएनसी कंपनी बन गई है, एशियन पेंट्स, इन्फोस
इस तरह से आपके इनका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैक्स पे करती हैं। एज मैनी फॉरेन कंपनीज come to India, huge number of jobs were created and more opportunities were created for Indian companies. फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस तरह के आपके हो गए। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। तो वो क्या पड़ते हैं कि जो स्मॉल लोकल बिजनेसेस होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज आके हमारे छोटे छोटे मार्केट्स पे कब्जा कर लेती हैं। लेबर्स लॉ इसके लिए जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उन्हें सस्ती लेबर मिल जाती है। इसके बाद हमें जानना है कि रीजनल प्रोडक्ट्स जैसे कि धोती, मार्केटेड, ये आज के समय में ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी जगह फॉरेन प्रोडक्ट्स ने ले लिया। तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अब हम जान लेते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है। ESEG, सॉरी गलत लिख गया है, ASEG है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इन रिसेंट ईयर्स सेंट्रल एंड स्टेट, हाल ही के दिनों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं ये इंडस्ट्रियल जोन्स, जिन्हें SEZ बोलते हैं। इनका काम होता है अट्रैक्ट करना फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। कंपनीज विद यूनिट इन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आती हैं डू नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। इन्हें पहले 5 साल के लिए क्या नहीं देना पड़ता है, लोन टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिससे कि लेबर लॉज में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब हम पढ़ते हैं आगे, हाउ ग्लोबलाइजेशन कैन बी मेड फेयर, कैसे ये अच्छा हो सकता है। तो हम देखते हैं इसको। तो गुड्स मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल्स, नॉट जस्ट द रिच। इनकी जो ये है, आप यहाँ पढ़ते हैं गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टिल द टाइम दे गेट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड बैरियर्स इन फेवर ऑफ देम, यानी कि ट्रेड बैरियर्स लगा सकती है गवर्नमेंट, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को टाइम दे सकती है वो अच्छा कॉम्पीट कर सकें। गवर्नमेंट अलाइन कर सकती है विद डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन WTO, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका WTO पे ज़्यादा अधिकार हो रहा है और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी कम बात सुनी जाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना सकती है। आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो गया है। हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि आपका दिया गया है, टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव विद दिस help of equality developing communication system. Therefore, transports, communication, and trade are complementary to each other. Today, India is well linked with the rest of the world despite of its vast size, diversity, linguistic, and social culture popularity. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinemas, interest, etc. have been contributing to its social economic progress in many ways. मतलब यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में और ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करती हैं। फिर आगे पूछ रहा है, द ट्रेड फ्रॉम द लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वैलिडिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी एंड इट हैज enriched our life and added sustainability to growing amenities and facilities for the comforts of life. If thus evident that a dense and efficient network of transportation and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. तो जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वाई देयर इज अ नीड टू इंटरलिंक विद द वर्ल्ड, मतलब क्यों जरूरत है हमें वर्ल्ड से इंटरलिंक करने की। तो देयर इज अ नीड टू इंटरलिंक एडवांस विद द वर्ल्ड फॉर डेवलपिंग ऑफ एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि डेवलपमेंट के लिए ऑफ अ कंट्री की और ग्लोबलाइजेशन की हमें जरूरत है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इन्फर द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। तो ये जरूरी है क्योंकि दे आर दी वेरी बेसिस इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑफ द कंट्रीज, क्रिएट जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प टू ग्रो इकोनॉमीज। ये सारी चीजों में हेल्प करती है। हाउ डज ट्रेड स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ एन कंट्री, किस तरह से ट्रेड एक कंट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। तो ट्रेड, दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिससे कि किसी भी कंट्रीज की इकोनॉमी बढ़ सकती है। ओके दोस्तों, तो ये सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू।